अस्सलाम वालेकुम जी। पहला चैप्टर बीएस के स्टूडेंट, आपका पहला चैप्टर था मेजरमेंट एंड वेक्टर्स। इसमें जो टॉपिक पहला मेजरमेंट है ना, इससे रिलेटेड जो लास्ट टाइम आपको मैंने वो प्रीफिक्सेस का बताया है, कुछ यूनिट्स का बताया है, उससे रिलेटेड जस्ट एक ही कॉन्सेप्ट है कि एस आई यूनिट्स में हम मेजर करते हैं क्वांटिटीज़ को, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। ऐसे यूनिट्स वो हैं जो इंटरनेशनल कमेटी ने 1960 में इस्टेब्लिश किए थे। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, डेफिनेशन फिर हम ये कर सकते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एसआई यूनिट्स। इसकी अगर हम टाइप्स बयान करना चाहें तो 3 टाइप्स हैं। एक होते हैं बेस यूनिट्स सिर्फ 7 है जो बेस क्वांटिटीज़ के होते हैं। मसलन एक उसमें मीटर है, किलोग्राम, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला। ये 7 बेस यूनिट्स हैं। इनको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, यूनिट्स ऑफ, या कह सकते हैं यूनिट्स विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। इस तरह कर ले, यूनिट्स विच कांट बी डिराइव्ड, इनको आप दूसरों से डिराइव नहीं कर सकते। दूसरी टाइप है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स इन 7 के अलावा जितने भी हैं वो डिराइव्ड होते हैं। इनको आप दूसरों से डिराइव कर सकते हैं, कैन बी डिराइव्ड। इसमें एग्जांपल्स बेशुमार हैं, न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट, कूलम्ब। इसके अलावा मीटर पर सेकंड, जूल सेकंड, न्यूटन सेकंड वगैरह वगैरह। ये जितनी भी आप फिज़िक्स में क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं उनके कोई ना कोई तो यूनिट होते हैं। उन्हीं यूनिट्स को या तो बेस कहना है या डिराइव्ड कहना है। बेस वो होंगे जिनको आप ड्राइव नहीं कर सकते, और जो डिराइव्ड यूनिट हैं ये असल में कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। 2 यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो हासिल करते हैं ना, वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तीसरे होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स सिर्फ 2 हैं। वो जो इंटरनेशनल कमेटी ने यूनिट्स को जस्टिफाई किया था, उन्होंने 2 यूनिट्स के बारे में नहीं बताया था, तो बाद में इनको इंटरनेशनल सिस्टम में शामिल किया गया। ये एंगल के यूनिट्स होते हैं। एक होता है रेडियन और दूसरा है स्टीरेडियन। ये 2 यूनिट्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ये बाद में इंटरनेशनल सिस्टम में शामिल किए गए। पहले इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ 2 ही थे, बेस और डिराइव्ड। जब 1960 में कमेटी ने ये इंटरनेशनल यूनिट्स को पब्लिश किया था, उसमें सिर्फ 2 टाइप्स थी, बेस एंड डिराइव्ड। बाद में लोगों ने सोचा कि जो एंगल का यूनिट होता है, यानी प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टीरेडियन, ये भी तो इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ करने होते हैं हमें, तो फिर इनको बाद में शामिल किया गया, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है कि रेडियन जो है वो प्लेन एंगल का यूनिट है और स्टीरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट है। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा है ना, ये सिर्फ वो एफएससी की बुक से जो मौजूद है ना, उतना ही आपने करना है। इसको हमारी इस बीएस की बुक में, जो आपने कलीम अख्तर की बुक ली हुई है ना, इसमें मौजूद नहीं है टॉपिक। ये आप एफएससी से कर लेंगे। नेक्स्ट जो वेक्टर का टॉपिक होगा, इसको फिर हम कलीम अख्तर की बुक से करेंगे। वेक्टर्स की सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, वही मैट्रिक वाली या एफएससी वाली। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क एट्सेट्रा। इसके साथ ही हम ये स्केलर्स को भी डिफ़ाइन कर लेंगे। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर्स। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, करंट, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर एट्सेट्रा। जी नेक्स्ट डेफिनेशन आप पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर्स की।
ये भी वही जो एफएससी लेवल पर आपने पढ़ी है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। साथ ये भी लिख देंगे कि इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। इसका फार्मूला लिखना चाहें तो किसी भी यूनिट वेक्टर को जाहिर करना हो तो ऊपर हेड लिखते हैं, ए हेड, और इसका फार्मूला होगा फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला। फिर इसके साथ हमने नेक्स्ट टर्म पढ़नी है पोजीशन वेक्टर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन भी वही एफएससी वाली है, वेक्टर विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर का अगर आप फार्मूला लिखना चाहें, फ़र्ज़ करो ये एक पॉइंट है P, आप इसकी पोजीशन बताना चाहते हैं एक्स वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो आप ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा करें जो इस पॉइंट P तक आ रहा है, इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे, R से शो किया जाएगा। फार्मूला इसका होता है कि ये जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ना, अगर मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये बनाता हूँ R का, एक ये है एक ये है, इसका नाम x रख देता हूँ, इसका नाम y रख देता हूँ, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है। इसकी डायरेक्शन i हेड के साथ और इसकी डायरेक्शन j हेड के साथ शो करेंगे, तो फिर r का फार्मूला बन जाएगा xi प्लस yj। ये प्लेन में मैंने लिखा है फार्मूला। इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी हो तो मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम मैंने बनाई है ना, सिर्फ इसकी ये लेंथ मैग्नीट्यूड है, साथ डायरेक्शन भी अटैच कर दें तो फिर ये पूरा वेक्टर है R। अगर आप ये डायरेक्शन ख़त्म कर दें, सिर्फ ये लेंथ नोट कर लें, तो फिर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बन जाएगी। इसी तरह ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो हो गया डिस्टेंस x। अगर ये डायरेक्शन भी अटैच कर दें तो ये xi बन जाएगा। तो जब आप xi और yj को हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं तो फिर तो ये फुल वेक्टर R मिलता है, इसकी डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये मैग्नीट्यूड तलाश करना चाहो तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल अंडर रूट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज R। तो बेस की जगह हम एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ये फार्मूला बन जाता है प्लेन में। फॉर स्पेस इसको आप लिखना चाहें तो सेम आप फार्मूला R का लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल अंडर रूट। जी फिर नेक्स्ट टर्म आपने पढ़नी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में 90 का एंगल बनाएं, कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। आपकी बुक में 2 तरीक़ों से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जो कलीम अख्तर की बुक है। फ़र्ज़ करो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक वेक्टर फ़र्ज़ करो A, इसको ज़ाहिर कर देते हैं P से। इसके जो 2 कंपोनेंट्स आप अगर ड्रा करना चाहें तो एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, इसका नाम AXI रख देंगे। दूसरा ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इसका नाम AYJ रख देंगे। तो यहाँ से हम इस वेक्टर A का फार्मूला और इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला और कंपोनेंट्स के फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। मसलन पहले वेक्टर ए का फार्मूला हासिल करना चाहें तो बाय हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप देखोगे AXI और AYJ को जब हेड टू टेल रूल से जोड़ेंगे तो इनके दरमियान प्लस लिख के डायरेक्शंस भी अटैच करेंगे, तो ये फुल वेक्टर ए बन रहा है। आप को डायग्राम से ये पता चल रहा है कि ये फुल वेक्टर है। इसकी मैग्नीट्यूड अगर तलाश करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो उसके लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस यहाँ पर मौजूद है AX का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है AY का स्क्वायर, होल अंडर रूट कर लेंगे तो इधर हाइपोटेन्यूज की जगह A आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी। उसके बाद एक्स कंपोनेंट का फार्मूला अगर ड्राइव करना चाहें तो इस ट्राइंगल को फ़र्ज़ करो मैं नाम
PM या OMP इसका नाम रख देता हूँ। तो इस ट्रायंगल में से फ्रॉम ट्रायंगल OMP आप ये लिख सकते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। बेस की जगह AX लिख देंगे ओवर A इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से AX इज इक्वल टू A कॉस थीटा आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला प्रूव हो गया AX इज इक्वल टू A कॉस थीटा। इसी तरह Y कंपोनेंट को आप ड्राइव कर सकते हैं, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से निकल आएगा AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, क्योंकि आपने इस हाइपोटेन्यूज की जगह A लिखना है, परपेंडिकुलर की जगह AY लिख देना है। और अगर डायरेक्शन आप कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर की जगह AY, बेस की जगह AX। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम 3 डायमेंशनल में डिस्कस करना चाहें तो उसके लिए हमें एक क्यूब ड्रा कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगी डिस्कशन। ये मैं एक क्यूब ड्रा कर लेता हूँ। ये फ़र्ज़ करो x एक्सिस की लाइन है, ये फ़र्ज़ करो y एक्सिस की लाइन है, और ये z एक्सिस की लाइन है, और वेक्टर फ़र्ज़ करो ये वेक्टर है। इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ वेक्टर A, और ये ओरिजिन O है। अब वेक्टर तक जाने का एक मैं ये ख़ुद से लाइन ड्रा कर रहा हूँ, O से C और C से ये पॉइंट P, और इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ B, इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ D, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर इसका नाम E रख देता हूँ। ये 3 पॉइंट्स जो थे ना एक्सिस के ऊपर जो क्यूब का टोर है, उनके मैंने नाम रख। अच्छा, इस डायग्राम से क्लियर है कि ये जो वेक्टर है ये स्पेस में है, ये प्लेन में नहीं है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। तो इसमें आप ये जो वेक्टर A है इसका फार्मूला है टू टेल रूल के मुताबिक अगर लिखना चाहो फ्रॉम फिगर O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है ये बराबर होगा OC प्लस CP। ये देखिए ना, O से C फिर C से P, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फुल वेक्टर A आ जाएगा। इसमें ये जो CP है O से C तक है, इसको फर्दर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, O से B ये और B से C। तो मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ, OC की जगह ये मैंने लिख दिया है OB प्लस BC प्लस CP अपनी जगह पर। ये देखिए मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी है, OB प्लस BC था तो OB क्योंकि OD के बराबर है, ये था BC जो है वो OD के बराबर है, BC और OD ये इक्वल है, इसकी जगह ये पुट किया, और CP OE के बराबर है, C से P तक का डिस्टेंस ये O से E तक का है। तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा वेक्टर A इज इक्वल टू OB, O से B तक ये वो डिस्टेंस है जो अलॉन्ग Z एक्सिस है, इसको हम Z के डायरेक्शन दे सकते हैं। O से D तक, O से D तक ये अलॉन्ग X एक्सिस है, तो इसको आप XI कह सकते हैं, और उसके बाद O से E तक ये Y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको YJ। तो तरतीब से आप इसको XI प्लस YJ प्लस ZK लिख सकते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्रूव हो जाएंगे इन 3 डायमेंशंस। इसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो उसी तरह आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट। सिर्फ आई जे और के को ख़त्म करके उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो लिख देंगे तो ये इसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी। फिर आज का लास्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, देखो अगर आपने एक मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, ये एक वेक्टर है
आर इसका नाम रख लेते हैं। तो इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फ़ा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल अल्फ़ा है, तो वो जो कॉज अल्फ़ा होगा ना वो डायरेक्शन कोसाइन है, कॉज अल्फ़ा ये एक डायरेक्शन कोसाइन है। वाई एक्सिस के साथ अगर इसका एंगल बीटा है तो जो कॉज बीटा है ये भी डायरेक्शन कोसाइन है। इसी तरह जी एक्सिस के साथ अगर एंगल गैमा रख लिया जाए तो कॉज गैमा ये भी डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये जो कोसाइंस होते हैं ना, कॉज ऑफ एंगल विद एक्स एक्सिस, कॉज ऑफ एंगल विद वाई एक्सिस, वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ उसका कोसाइन, वेक्टर का एंगल वाई एक्सिस के साथ उसका कोसाइन, और वेक्टर का एंगल जी एक्सिस के साथ उसका कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। इनके नाम अगर मैं एल, एम और एन रख देता हूँ तो ये एल, एम और एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ये 3 डायमेंशन में मैं डायग्राम बना सकता हूँ। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जी एक्सिस के साथ एंगल गैमा। और इस डायग्राम में हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि जो एक्स होगा वो आर कॉस थीटा कहलाएगा, वाई इक्वल टू, और अगर वाई लिखना चाहें तो वो थीटा की जगह अल्फ़ा, वाई होगा आर कॉस बीटा और जी होगा आर कॉस गैमा। यानी ये जो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं जिनके नाम एल, एम और एन हमने रखे हैं। उनके साथ आर लिख दिया जाए तो ये रेस्पेक्टिव कंपोनेंट बन जाता है। अगर इन तीनों इक्वेशंस को ऐड और स्क्वायर कर देते हैं, इक्वेशन 1, 2 और 3, इनको एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, बल्कि स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, पहले स्क्वायर करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1, 2 एंड इक्वेशन 3, तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तीनों में से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। अब लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है इसको आर स्क्वायर कहते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गैमा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये आंसर आया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा विल बी इक्वल टू 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम है स्क्वायर करके वो 1 होता है। आप इसको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। तो अब वेक्टर आर जो कंप्लीट लिखना होता है, कंप्लीट वेक्टर आर का फार्मूला वो हम उसी तरह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इस तरह लिख सकते हैं। और इनमें जो x है ये डायरेक्शन कोसाइन है, वो जो सबसे स्टार्ट में मैंने लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, वो वैल्यू पुट कर दें तो ये r का फार्मूला बन जाता है कॉस अल्फ़ा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गैमा के। तो जो वेक्टर होता है ना उसको हम डायरेक्शन कोसाइंस की मदद से लिखना चाहें तो उसका फार्मूला ये वाला बनेगा। लास्ट चीज़ यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस के फार्मूले सेपरेटली लिखना चाहें तो वो इस तरह बनते हैं एल, एम और एन का फार्मूला कि ये जो कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा इसका फार्मूला होता है एक्स कंपोनेंट ओवर फुल वेक्टर आर। अब एक्स कंपोनेंट को तो एक्स ही बोलेंगे, फुल वेक्टर आर को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये डायरेक्शन कोसाइन एल। इसी तरह m को अगर ड्राइव करना चाहें तो वो कॉस बीटा है, वो बन जाएगी y ओवर आर, y अपनी जगह पर और r की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह n को आप लिख सकते हैं कॉस गैमा, वो z ओवर r बन जाएगा या z ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। ये तीनों के मैंने फार्मूले लिख दिए हैं एल, एम और
एन के। यहाँ तक भी आपने ये लेक्चर याद रखना है। नेक्स्ट फिर कल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।